नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी लेकर आई हूँ। मुंशी प्रेमचंद को परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। आज मैं उनकी एक कहानी बड़े भाई साहब आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कहानी की व्याख्या सुनते हैं, आइए। कहानी का परिदृश्य एक हॉस्टल का है जिसमें दूर के गांव से बच्चे आकर रहते थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके खुद के गांवों में स्कूल नहीं है। कहानी में दो ही पात्र हैं। पहला नैरेटर यानी कथावाचक जो कहानी बता रहा है, और दूसरा पात्र बड़े भाई साहब। जो पहला पात्र है वो इस कहानी में अपने बचपन के बारे में बता रहा है। उसका खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा ध्यान था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और इसी चक्कर में वो अपने बड़े भाई से बहुत डांट खाता था। दूसरा पात्र है बड़े भाई साहब। वो नैरेटर से 5 वर्ष बड़े थे, पढ़ते बहुत थे पर फिर भी फेल हो जाते थे, पर छोटे भाई का पूरा ध्यान रखते थे और अपनी इच्छाओं को भी मारते थे ताकि छोटे भाई पर इसका कोई भी खराब असर ना पड़े। तो ये कहानी नैरेटर और उनके बड़े भाई के बीच के रिश्ते की है। नैरेटर 9 साल के थे और बड़े भाई 14 के। दोनों के बीच में 3 क्लासों का अंतर था। गांव से उनके दादा पैसे भेजते थे हर महीने और वो दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। बड़े भाई साहब पूरे हक से नैरेटर को अपनी निगरानी में डांट डपट के रखते थे। वैसे तो वो पढ़ते बहुत थे, कोई भी बुरी आदत नहीं थी, ना कोई खेलना कूदना, ना कहीं घूमना फिरना। फिर भी वो अक्सर फेल हो जाया करते थे, पर वो कहते थे कि भले समय लगे पर वो मजबूत होते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ नैरेटर का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान चले जाते और कभी कंकड़ उछालते, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाते, दोस्तों के साथ कूद फांद, सब कुछ बस पढ़ाई को छोड़ के। खेल कूद करके जब वो वापस लौटते तब बड़े भाई साहब के रौद्र रूप, उनके सवाल जवाब और लेक्चर सब कुछ झेलते, फिर भी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। बड़े भाई साहब कहते, मुझे देखकर भी सीखते नहीं हो, कोई फालतू काम नहीं करता पढ़ाई के अलावा। इतनी आसान नहीं होती है पढ़ाई, खून जलाना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह खेल कूद करते रहोगे तो इसी क्लास में उम्र भर पड़े रहोगे। मैं तो फिर भी 2-3 साल में पास हो जाता हूँ। अगर यही करके अपनी ज़िंदगी खराब करनी है तो फिर बेहतर यही होगा कि गांव ही लौट जाओ। क्यों दादाजी के मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हो। ऐसी लताड़ सुनकर नैरेटर रोने लगता है और सोचता है कि इतनी मेहनत मुझसे तो ना हो पाएगी, इससे तो अच्छा होगा कि मैं गांव ही लौट जाऊं। पर फिर कुछ समय बाद जब हताशा दूर होती है तब दृढ़ निश्चय से पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लिया उसने। इतना कठोर था वो टाइम टेबल कि उससे खुद से ही फॉलो नहीं किया गया। खेल कूद के आगे सब कुछ पीछे छूट जाता है। फिर वार्षिक परीक्षाएं हुई। नैरेटर पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल। नैरेटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उनके बीच में अब 2 क्लासों का ही अंतर रह गया। एक बार तो नैरेटर के मन में ख्याल आया कि बड़े भाई साहब को पूछे कि आपकी इतनी पढ़ाई और मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो खेल कूद कर भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया। पर उनका दुख देखकर नैरेटर को अपने इस विचार पर ग्लानि हुई। अब भाई साहब का रौब थोड़ा कम हो गया था। नैरेटर और आज़ादी से खेल कूद करने लगा। एक दिन जब भोर का सारा समय खेल कर वो लौट रहा था तब बड़े भाई साहब ने उसे जमकर डांटा और कहा कि तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाने का घमंड हो गया दिखता है, पर याद रखना जिसने भी अभिमान किया वो दीन दुनिया से गया। रावण का घमंड नहीं टिका, तुम क्या चीज़ हो। इतना सब सुनने के बाद भी नैरेटर को पढ़ाई में कोई रुचि पैदा नहीं हुई और खेल कूद सब कुछ पहले जैसा जारी रहा। अब के फिर परीक्षा हुई और संयोग से नैरेटर फिर से फर्स्ट डिवीजन पास हुआ और बड़े भाई साहब फेल। बहुत मेहनत की थी उन्होंने इस बार। नैरेटर
और उसके बड़े भाई के बीच में अब बस एक क्लास का अंतर रह गया था। उसके मन में ख्याल आया कि और एक साल अगर भाई साहब फेल हो गए तो फिर किस मुंह से मुझे डांटेंगे। फिर उसने इस कुटिल विचार को मन से निकालते हुए सोचा कि शायद उनकी डांट के डर से ही जो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ इसी वजह से पास हो पा रहा हूँ। भाई साहब अब थोड़े नर्म पड़ चुके थे, पहले से कम डांटते थे और नैरेटर इस बात का भरपूर फायदा उठा रहा था। उसके मन में ये धारणा बैठ गई थी कि उसे पास होने के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन संध्या के समय जब कनकौआ लूटने के लिए दौड़ रहा था वो तभी बड़े भाई साहब से टकरा गया। कनकौआ यानी कागज़ की एक बड़ी पतंग। तो छोटे भाई को दूसरे लड़कों के साथ कनकौए के पीछे दौड़ते हुए देखकर बड़े भाई साहब का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और खूब डांट लगाई उसको। फिर उन्होंने उसे 8वीं कक्षा की महत्ता के बारे में बताया और फिर वो बोले कि ये मत सोचना कि अगर पढ़ाई में तुम मुझसे आगे निकल जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी कहने का हक खो दूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे हमेशा मुझे ज़्यादा ही तजुर्बा रहेगा और अधिकार भी। वो बोले कि उन्हें भी खेलने कूदने का बहुत मन करता है पर वो नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो ये सब करेंगे तो किस मुंह से वो तुम्हें मना करेंगे। बड़े भाई साहब ने और भी कुछ उदाहरण देकर नैरेटर को समझाया कि इंसान तजुर्बे से बड़ा होता है और अपने छोटे भाई को समझाने का हक उन्हें हमेशा रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों न बन जाए। वो आगे बोले कि हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही दादाजी भी बहुत ज़्यादा ही पढ़े हैं, पर उन्हें हमको सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता और पालक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। नैरेटर उनकी इन बातों के आगे नतमस्तक हो जाता है और सजल नेत्रों से उन्हें कहता है कि आपको मुझे समझाने का बिल्कुल अधिकार है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर बड़े भाई साहब ने उसे गले से लगा लिया। इतने में एक कनकौआ उनके सिर के ऊपर से गुजरा और बड़े भाई साहब ने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और दोनों हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। सरल सी कहानी, पर अपनी हर कहानी की तरह इसमें भी शिक्षा देते हुए प्रेमचंद ने हमारी नई पीढ़ी में लुप्त होते बड़ों के प्रति सम्मान और कर्तव्य बोध के एहसासों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। बड़े भाई साहब भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, पर वो छोटे भाई के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े बन गए हैं। छोटे भाई को भी यदा कदा मन में बगावती विचार आते हैं, पर फिर उसके संस्कार उसे उन कुविचारों से उबरने में मदद करते हैं। आखिर में जब छोटे भाई को बड़े भाई की समझदारी और उनके द्वारा किया गया त्याग समझ में आता है तो वो उसकी नज़र में और भी ऊंचे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद द्वारा लिखित